तो आप सभी लोगों का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में आज हमको देखना है कार्बन की शार्दोत्मुखी प्रकृति यानी वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन है क्या, इसमें हम देख लेते हैं। तो टॉपिक का नेम डालते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इस चैप्टर में इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये क्या है, इस हेडिंग के बारे में जानते हैं पहले कि इस नेचर का मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो लगभग मिलियन इसके अब तक कंपाउंड्स खोजे जा चुके हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में ये अपने कंपाउंड्स को बनाता है। तो आज हम इसके जानेंगे कुछ ऐसे 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों से ये इतनी बड़ी संख्या में अपने अपने यौगिकों को बना रहा है। तो जो पहला नेचर इसमें आता है, ये हमें इसमें जो आपको पढ़ना है वो श्रृंखलन है, जिसको कहते हैं कैटेनेशन। तो पहला इसमें आता है श्रृंखलन, कैटेनेशन। तो पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे श्रृंखलन, और श्रृंखलन जिसको हम कहते हैं केटनेशन। और दूसरी आती है कार्बन की बहुसंयोजकता, या इसको कह सकते हैं कार्बन की चतुस्संयोजकता। दूसरा इसका पॉइंट है कार्बन की चतुस्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट ये आता है कि बहुल बंध बनाने की प्रकृति, ये बहुल बंध बनाता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, बहुल बंध बनाने की प्रकृति। तो बहुल बंध बनाने की जो प्रकृति है इस एटम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें कार्बन की चतुस्संयोजकता को मतलब हम इसको कह सकते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या कह सकते हैं इसको हम इंग्लिश में, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये हम कह सकते हैं बहुल बंध बनाने की प्रकृति को हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉली बंध बनाता है, ढेर सारे बंध बनाता है। तो श्रृंखलन क्या है पहले समझ लेते हैं। केटिनेशन क्या है, तो केटिनेशन इसका होता है कि एक कार्बन, तो कार्बन की एक ऐसा कंपाउंड है कि जो कि अपने ही कार्बन परमाणु से मिल मिलकर और एक बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इस गुण को इसको कहते हैं श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्रृंखलन गुण कहते हैं। यानी इसको हम लिखना चाहे लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, श्रृंखलन कहेंगे। और दूसरी आती है कार्बन की चतुस्संयोजकता। तो कार्बन की चतुस्संयोजकता क्या होती है, इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो कार्बन की चतुस्संयोजकता किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम अगला पढ़ते हैं कार्बन की चतुस्संयोजकता। अब देखिए, कार्बन ऐसा कंपाउंड है कि जिसके बाह्यतम कोश में 6 कार्बन 12, इसके बाह्यतम कोश में 2 और कितना होता है, 4 होता है। यानी इसके लुईस डॉट सिंबल बनाए तो इस प्रकार से, जो कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये क्या करता है, 4 सिंगल बॉन्ड किसी से भी बना सकता है, 4 जगह से अपनी ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है कुल मिला के। तो ये इसकी हो गई चतुस्संयोजकता। अब इस संयोजकता के कारण ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करने का ये गुण प्रदर्शन करता है। तो इस गुण को कहते हैं, इसका चतुस्संयोजकता कहते हैं। बहुल बंध बनाने की प्रकृति क्या है, तो बहुल बंध बनाने की जो प्रकृति है, इस बात को हम बहुल बंध बनाने की प्रकृति को कहते हैं
कि बहुल बंध मतलब इसमें होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसको कहते हैं बहुल बंध बनाने की प्रकृति कहते हैं। अब ये तो हमारा रहा कि इस कार्बन क्यों इतने लंबी श्रृंखला में, इतनी अधिक मात्रा में ये यौगिकों को बना रहा है, तो ये इसका हमने जाना। अब इसको हम करते हैं क्या है, इस अपने क्लास 10th के इस चैप्टर को और प्रोसीड करते हुए आगे हम चलेंगे, और इसमें हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से लेकर शुरू करते हैं, और इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम लिंक इसमें दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक से आप जाकर ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको लेक्चर अपलोड होने के बाद ये आपको नेट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो फिर अब हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को किस प्रकार से हमने इसको बांटा है। तो यहाँ पर आप डालेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, यानी इसको हम हिंदी में कहना चाहेंगे तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला हमने इसको बांटा है एरोमेटिक यौगिक में बांटा है। किसमें बांटा है? एरोमेटिक यौगिक। पहला हमने इसको बांटा है एरोमेटिक यौगिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये ए हो जाएगा। और जो हमने इसको बी में बांटा है वो एलिफेटिक में बांटा है। बी हमारा कौन सा है? एलिफेटिक, एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक कंपाउंड। तो हमने दो में एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड में ना बांटा, ये दो में बांटा है। चूंकि हमको क्लास 10th में सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम सिर्फ डिटेल में करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को। तो एरोमेटिक कंपाउंड को डिटेल में करने के लिए इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो इसको हम बांट सकते हैं हाइड्रोकार्बन में। किसमें बांट सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हम बांट सकते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन और ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हमने हाइड्रोकार्बन को पुनः किसमें बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक इसको हमने बांटा है संतृप्त, और एक हमने बांटा है असंतृप्त। संतृप्त को कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक, तो इसको हम कह सकते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इतना लिखा होगा आपने। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को तो संतृप्त में क्या आता है? संतृप्त में आपका आता है एल्केन। क्या आता है? इसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका? एल्केन है। क्या है? एल्केन। और इसका असंतृप्त में आपका क्या क्या कौन कौन सा आता है? असंतृप्त में यानी अनसैचुरेटेड में आपका क्या क्या आता है? अनसैचुरेटेड में जो आपका आता है वो आपका आता है एल्कीन और एल्काइन आता है। क्या आता है? एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन आता है, और इसमें सिर्फ क्या आता है? एल्केन आता है। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को हमने, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या, एक एक करके चीजों को हम समझते हैं। पहले इसको ले लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
हमने इसको एल्कोहल, हमने इसको एल्डिहाइड, फिर हमने इसको बांटा है आगे क्रम में 1 2 3, और चौथा हमने इसको बांट दिया भैया जी कीटोन में, पांचवा और इसमें ढेर सारे हैं, कीटोन हो गया, फिर हेलो एल्केन हो गया, हेलो एल्केन हो गया, फिर हमारा इसमें आपका क्या जाता है, फिनॉल आ जाता है, फिर 7 नंबर आपका जाता है ईथर, और इसमें ढेर सारी चीजें आते हैं। तो हाई स्कूल में हमको जो पढ़ना है, अपने इस सिलेबस में जो हमको पढ़ना है, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना है, डील करना है इन सभी चीजों के साथ। तो आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसको हमें डिटेल नहीं करना है, इन सभी चीज को आप नोट कर लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो इसे आपने नोट किया होगा, अब हम समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आप यहां से शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, या एरोमेटिक कंपाउंड को आप क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को आप कह सकते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, क्या कह सकते हैं इसको, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, क्या कह सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और इसको आप जिसको ओपन चेन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। और इसको आप क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब हम समझ लेते हैं कि करके क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो परिभाषा हमारी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं किसे हैं, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं कि वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसमें बहुत ढेर सारे आपके एग्जांपल हो सकते हैं, आपका CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, C3H8 हो सकता है। ये सभी जो है आपको हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर आता है हमारा एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक यौगिक या खुली श्रृंखला वाले कह सकते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन की जो चेन हो वो खुली हो, क्लोज्ड ना हो, उसे हम कह सकते हैं एरोमेटिक यौगिक कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन मैंने इसको दो भाग में बांटा, एक हाइड्रोकार्बन बांटा और एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बांटा है। हाइड्रोकार्बन में हमने इसको दो भागे, तो हाइड्रोकार्बन आप समझ गए ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है हमारा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही का हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए, यदि इसमें हमने तो एग्जांपल लिख लिया है, CH4 हो गया। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके मध्य क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाए। क्या बॉन्ड पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ये कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका एग्जांपल आप लेना चाहे तो देखें, आपको यहां पर ले सकते हैं CH3 और CH3 ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इथेन कहते हैं। फिर आपका दूसरा एग्जांपल आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या हो जाए, इसमें आपका एल्कीन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और आपके एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपका एल्कीन और एल्काइन हो गया। अब फिर आपका अगला आता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न वही यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। इनमें आपका क्या आता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, और ऐसे हाइड्रोजन भी आ जाता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सभी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। तो ये सभी बीच में जुड़ जाते हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अर्थात जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। फिर अगला आपका आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, एल्डिहाइड। इसमें सभी चीजें क्या है, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना है, हाई स्कूल में नेमिंग करना है इसका हमें निरर्थक नाम और IUPAC नाम दोनों नाम को देखना होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, एल्केन, फिनॉल। यहाँ पर फिनॉल लिखा है, सॉरी, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे फिनॉल। क्या लिखेंगे, फिनॉल। ठीक, फिनॉल और ईथर और एमीन, इसमें ढेर सारी चीजें, तो ढेर सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो इस चैप्टर को यहाँ पर हम इसको इतना ही पढ़ते हैं,
और फिर हम जस्ट इसके तीसरी वीडियो में हम आपके लिए इसमें लेकर आएंगे आपका अगला प्रोसीडिंग, और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका नेमिंग करते हैं और उसके नेमिंग के चीज़ों को उसके रूल क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी के अंतर्गत, और फिर इस चैप्टर को हम आगे करेंगे। तो आप इस चैप्टर को इसको लिखेंगे, और इसके लिए आपको जो नोट्स है वह लिंक में दिया गया है, इसमें टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप टेलीग्राम के लिंक से आप इसको देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।